हेलो क्लास, देखिए आज हमारा जो आपका जीव विज्ञान का आज का जो हम लोग टॉपिक रखेंगे। देखिए कल जैसे कि हम लोगों को क्लास जिस हिसाब से चल रहा है ना, एक फ्लो में हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो एमसीक्यूज के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रश्न को बनाते हैं। ठीक, अब थ्योरी वाली चीज़ें आप याद रखेंगे। जिस समय हम लोग है ना पीएससी की क्लासेस, ठीक पीएससी की क्लासेस कर रहे थे, उस दौरान हम लोगों ने है ना थ्योरी वाली चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया है। उसी को हम लोग अभी क्या करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। और जो थ्योरी वाली क्लासेस है ये आपको यहाँ ऑनलाइन में मिलेगी, ठीक है, ऑफलाइन में मिलेगी, है ना। जब आप आएंगे यहाँ पे क्लास में, वहाँ चीज़ें जो है थ्योरी के बाद एमसीक्यूएस, उसके बाद जो टेस्ट सीरीज, ये क्या होता है एक सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लासेस में पहले ही है ना थ्योरी की जो चीज़ें हैं वो आपको डिलीवर की जा चुकी हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, जो अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में ठीक है पूछे गए हैं, उनको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शामिल करता हूँ। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यूज के फॉर्म में क्वेश्चन को हल करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको प्रश्न बताता हूँ, है ना। प्रश्न बताने के बाद उसको मैं यहाँ पे बहुत छोटे से शॉर्ट फॉर्म में नोट करता हूँ, और नोट करने के बाद मैं उसको ऑप्शन बताता हूँ। देन वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उसका आंसर टिक करते हैं। ठीक है, तो चीज़ें जो है इसी तरीके से चल रही हैं, और इसी तरीके से आपका जो है रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। वर्तमान समय हम लोग हैं अभी जीव विज्ञान में। तो जीव विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपका पोषण वाला है ना, न्यूट्रिशन वाला जो टॉपिक है इसके बारे में। और आने वाले 15 तारीख तक जीव विज्ञान जो है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज जो चल रही है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही यूनी में जो आपको क्लास मिलता था छत्तीसगढ़ का, है ना, वो दो दिन हो गए छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कोई क्लास शायद आपको मिले नहीं, है ना। तो कोशिश किया जाएगा कि उसका भी क्लास आपको मिले। साथ ही याद रखिएगा कि जहाँ भी है ना संविधान, जहाँ भी सामान्य विज्ञान के प्रश्न जिस भी पेपर में आएंगे, यहाँ जो प्रश्न कराए जा रहे हैं उसकी प्रबल संभावना वहाँ आपको आने वाले पेपर में देखने को मिलता है। चलिए आज का जो हमारा वर्तमान का टॉपिक है ये है आपका पोषण। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे इस टॉपिक का नाम क्या है, तो पोषण। ठीक है, चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और पोषण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए दो चीज़ आप समझिएगा। ठीक है, हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस है, ठीक, ये इसके लिए जो आपकी डेमो क्लासेस होती है 3 डेज के, है ना, जो हमारे द्वारा दिया जाता है। तो आज की जो तारीख है 5 मार्च, ठीक है, तो 5 मार्च से ये चीज़ें आपको 9 मार्च तक है ना चालू है। मतलब 5 मार्च से लेकर 9 मार्च तक हमारे एकेडमी में एडमिशन जो है चालू है। ठीक है, और 10 मार्च से, ठीक है याद रखिएगा, 9 मार्च तक चीज़ें जो है ना एक डेमो क्लास के फॉर्म में आपको दिया जाएगा। 10 मार्च से जो अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं वो चीज़ें जो है प्रॉपर एक सीक्वेंस में, है ना, शिक्षक भर्ती वालों का अलग, सीजी पुलिस वालों का अलग, हॉस्टल अधीक्षक का अलग, और प्रयोगशाला का अलग। तो इस सीक्वेंस में जो है प्रॉपर क्लास आपको मिले लगेंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए 9 तारीख तक का जो डेट है, जो डेमो क्लास आपके यहाँ दिए जाएंगे, है ना, उसमें आप आइए, अटेंड करिए, देन एडमिशन लीजिए, और प्रॉपर जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस और आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब चालू करते हैं आपके जो वर्तमान टॉपिक जो पोषण है। इसमें आपका जो पहला है प्रश्न कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में पाचन क्रिया होती है, ये अधिकांश, ठीक है, पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ आपका गौर करते हैं और देखते हैं। आपका जो पहला ऑप्शन है ए पैंक्रियाज, ठीक, ऑप्शन बी आपका बड़ी आंत, ऑप्शन सी आपका है छोटी आंत, और ऑप्शन बी आपका अमाशय। तो याद रखिएगा ऑप्शन छोटी आंत आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन छोटी आंत जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग क्वेश्चन और आंसर को है ना डिस्कस कर रहे हैं। इसके बारे में जो जितनी भी चीज़ें है ना जो महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग जब ऑफलाइन की क्लासेस में, है ना, थ्योरी वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि चीज़ें किस तरीके से चलती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कड़वाहट के मानव जीव का जो संवेदनशील क्षेत्र है वो कौन सा ही आपको बताना है। देखिए कड़वाहट के लिए
जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक, देखिए आप क्या करते हैं, जब किसी भी चीज़ का आप है ना खाना खाने के दौरान या किसी भी चीज़ का आप जब सेवन करते हैं तो उस के दौरान होता क्या है, जब आप जीभ में है जब आप जीभ में ठीक है उस खाद्य पदार्थ को रखते हैं तो खाद्य पदार्थ का जो स्वाद है ठीक है, जैसे वो कड़वा है तो कड़वापन महसूस होता है, वो मीठा है तो मीठा महसूस होता है ना, वो खट्टा है तो खट्टा महसूस होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना हमारे जीभ में, ठीक है। जीभ तो एक ही है, तो जीभ का जो अलग अलग क्षेत्र है वहाँ पर ठीक है कड़वापन का क्षेत्र कौन से कहाँ पर है, जो मीठापन वाला क्षेत्र है वो कहाँ पर है, साथ ही ठीक है जो तीखा लगने वाला जो क्षेत्र है वो जीभ का कौन सा भाग है, ठीक है। ये प्रश्न आपसे जनरली पूछा जाता है, इस तरीके के प्रश्न आपसे पेपर है। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है, जब आप खाना खाते हैं किसी भी चीज़ को खाते हैं खाद्य पदार्थ को, तो जीभ में जब आप ठीक है उस पदार्थ को रखते हैं तो उस दौरान जो है कड़वाहट जो लगता है ना, जो कड़वापन आता है जीभ में, वो जीभ का कौन सा हिस्सा बताता है कि जो चीज़ आप खा रहे हैं वो कड़वा है। मान लीजिए आप खीरा खाते हैं, खीरा में कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कोई खीरा जो है ना मीठा होने की बजाय क्या होता है, कड़वापन आता है उसमें, ठीक है। तो कड़वापन आता है, इसका एहसास जीभ के द्वारा होता है ना। तो जीभ जो है ठीक है जीभ जो है क्या करती है, उस कड़वापन को पहचानती है। तो जीभ का कौन सा वह क्षेत्र है जो कड़वापन को पहचानता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ए नॉब ए, ऑप्शन बी है जीभ का मध्य भाग, ऑप्शन सी पीछे का भाग और ऑप्शन डी है किनारा। तो देखिएगा इसका जो उत्तर होगा ये हो जाएगा आपका जीभ का पीछा वाला भाग, है ना, जीभ का पीछा भाग, ठीक है। देखिए अगर कोई भी चीज़ है ना आप खाते हैं और कड़वा लगता है तो कैसे पता चलता है, जब जीभ को पिछले हुए हिस्से में जाता है तभी आपको कड़वापन का एहसास होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से कौन सा पाचन प्रारंभ होता है, आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए मनुष्य है उसके मुंह में, ठीक है, मुंह में कहने का मतलब जो दांत है ना, जीभ ये वाला हिस्सा, किसी को क्या कहते हैं, मुंह गुहा कहते हैं, है ना। तो मनुष्य के मुंह गुहा में जो पाचन है, ठीक है, ये कहाँ से प्रारंभ होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये कहाँ से प्रारंभ होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए है, देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मनुष्य के मुंह गुहा में पाचन जो प्रारंभ होता है, ठीक है, तो कौन सी चीज़ का पाचन पहले प्रारंभ होता है, प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, ये सारी चीज़ें। तो देखिएगा ऑप्शन में आपका ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है आपका वसा और ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखिएगा सबसे पहले किसका पाचन प्रारंभ होता है मुंह गुहा में, याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट का, किसका, तो कार्बोहाइड्रेट का, है ना, इसका तो याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट का। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए लाल निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है ना। देखिएगा मुंह में जो लार पाया जाता है ये किसके पाचन में सहयोग करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं और देखते हैं आपके ऑप्शन में क्या है। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन ए है स्टार्च, ऑप्शन बी है आपका प्रोटीन, ऑप्शन सी है आपका रेशा और ऑप्शन डी है आपका वसा। तो याद रखिएगा लार, अब जो लाद होता है वो किसके पाचन में सहायक है, तो याद रखिएगा लार जो है स्टार्च को पचाने में क्या करता है, सहायता करता है ना। जो लार है वो क्या, तो स्टार्च जो होता है ना, जो स्टार्च होता है इसको पचाने में क्या करता है, तो सहायता करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लार की सहायता से बचता है ना। क्वेश्चन वही है, उसको दूसरे तरीके से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चीज़ है जो लार की सहायता से बचता है। तो याद रखिएगा स्टार्च जो है लार की सहायता से बचता है। अगला देखिए स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, ये आपको बताना है। स्टार्च को जल अपघटन किया जाता है उसके बाद वो ग्लूकोज बनता है, तो कौन सा एंजाइम है जो उसको क्या करता है ना, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। प्रश्न देखिए स्टार्च को
जल अपघटन, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला, ठीक है, ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए डिस्कस करते हैं। आपका ऑप्शन ए ये होता है इन्वर्टेज, ऑप्शन बी है एमाइलेज, ऑप्शन डी है ऐसी है डिहाइड्रोजिनेज और ऑप्शन डी है एनहाइड्रेज। तो याद रखिएगा एमाइलेज आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज एंजाइम में कौन बदलता है, तो याद रखिएगा एमाइलेज, है ना। क्या तो यहाँ पर आपको उत्तर है कौन सा होगा, तो याद रखिएगा एमाइलेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और जो आपका अगला प्रश्न है उसको भी देखते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्त्रावित होता है। स्त्रावित होना का मतलब क्या है, निकलता है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, किस अंग में स्त्रावित होता है प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है किस अंग में स्त्रावित होता है प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये याद रखिएगा ऑप्शन ए है आपका आंत, ठीक, ऑप्शन ए क्या है आपका आंत, ऑप्शन बी है आपका यकृत, है ना, ऑप्शन बी क्या गया है तो यकृत। उसी प्रकार अगला जो ऑप्शन है आपका अमाशय, है ना, अगला जो आपका ऑप्शन है अमाशय और ऑप्शन डी है अग्नाशय, ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो याद रखिएगा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये कौन से अंग में स्त्रावित होता है, तो याद रखिएगा अमाशय में, ठीक है। कहाँ, तो आपको याद रखना है अमाशय में, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके आने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिएगा एंजाइम क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। एंजाइम जो है याद रखिएगा एंजाइम ये क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं और देखते हैं, है ना। ऑप्शन ए है विटामिन है, ऑप्शन बी बैक्टीरिया है ना, ऑप्शन सी बायो उत्प्रेरक है, ऑप्शन डी वायरस है। तो एंजाइम क्या है, तो याद रखिएगा बायो उत्प्रेरक है ना। एंजाइम क्या है, तो आपको याद रखना है बायो उत्प्रेरक है ना, बायो क्या है उत्प्रेरक है, ठीक। एंजाइम क्या है, तो आपको याद रखिएगा बायो उत्प्रेरक। अगला देखिए एंजाइम होता क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो देखिएगा एंजाइम क्या होता है, तो ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी शर्करा, ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी विटामिन। तो एंजाइम क्या है, तो याद रखिएगा ये बायो उत्प्रेरक है, साथ ही प्रोटीन भी है ना, साथ ही क्या तो प्रोटीन भी है ना। तो एंजाइम क्या है, तो आपको याद रखना है बायो उत्प्रेरक है और साथ में प्रोटीन भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया। तो याद रखिएगा ज़्यादातर एंजाइम आपको प्रोटीन ही है ना, ज़्यादातर एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन हर प्रोटीन एंजाइम हो ये जरूरी नहीं, ठीक है। ज़्यादातर प्रोटीन आपको क्या देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर एंजाइम जो है ना, अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोटीन एंजाइम हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और अगला प्रश्न देखते हैं कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा, ये आपको बताना है, ठीक। जैविक सिस्टम मतलब लिविंग सिस्टम के बारे में बात हो रही है ना, किसके बारे में, तो जैविक सिस्टम के बारे में, ठीक। तो प्रश्न देखिए जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की, है ना, जो आपकी रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया है, जैविक सिस्टम में जो रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया है, ठीक है, इसको तेज करने में कौन मदद करता है या इसको तेज करने का काम कौन करता है, प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक। जो आपका लिविंग सिस्टम है उसमें जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसको तेज गति से कौन कराता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन उत्तरदायी है या कौन सहयोग करता है तेज करने के, ये प्रश्न आपको बताना है। ऑप्शन ए देखिए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी देखिए डीएनए, ऑप्शन सी है आपका एंजाइम और ऑप्शन डी है आपका प्रोटीन। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो हो जाएगा एंजाइम्स, है ना, यहाँ पर उत्तर आपका क्या होगा, तो याद रखिए एंजाइम्स,
यहाँ पर उत्तर क्या होगा तो आप याद रखिएगा एंजाइम्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, आपको ऐसा एंजाइम का नाम बताना है जो ग्लूकोज को क्या किसमें बदलने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, एथेनॉल। ठीक, आपको ऐसे एंजाइम का नाम बताना है जो ग्लूकोज को, ठीक है, जो ग्लूकोज को एथेनॉल में, ठीक है, ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है ना, उत्तरदायी होता है। ये सारी चीजें देखिए। ऑप्शन में आपको देखते हैं ए होता है जाइमेज। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होता है तो जाइमेज। ऑप्शन बी है इन्वर्टेज, है ना। ऑप्शन बी क्या है, याद रखिएगा इन्वर्टेज। ऑप्शन सी क्या है, याद रखिएगा माल्टेज, है ना। ऑप्शन सी क्या है, याद रखिएगा माल्टेज। और ऑप्शन डी होता है डायस्टेज। ठीक, ऑप्शन डी आपका क्या होता है तो डायस्टेज। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जाइमेज, है ना। वह कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलने के लिए प्रेरित करता है, तो आपका जो यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन ए, है ना, जाइमेज जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा जाइमेज जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, जाइमेज यहाँ पर आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जाइमेज जो है यहाँ पर क्या तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिए आपका जो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। ठीक है, मतलब यकृत द्वारा किसकी उत्पत्ति की जाती है, ऐसा प्रश्न आप समझ सकते हैं। ठीक, यकृत किसकी उत्पत्ति करता है, ऐसा प्रश्न को समझिए। तो चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका लाइपेज, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी श्लेष्मा और ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यूरिया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी यूरिया जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी जो यूरिया है, ठीक, ऑप्शन बी जो यूरिया है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आपके जो आने वाले अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसके बारे में। ठीक है, देखिए जो एंजाइम है जिसका नाम है लाइपेज। ठीक है, जो लाइपेज एंजाइम का स्रोत क्या है आपको बताने का। ठीक है, अगला इसी में देखिएगा जो लाइपेज एंजाइम का स्रोत क्या होता है ये आपको बताने का। ठीक है, लाइपेज जो एंजाइम है इसका स्रोत क्या होता है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए देखिएगा गुर्दा, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी हृदय। तो एमन एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है आपको बताने हैं, तो ऑप्शन बी अग्नाशय, है ना। तो देखिए लाइपेज एंजाइम का स्रोत क्या है तो याद रखिएगा अग्नाशय। ठीक है, तो लाइपेज एंजाइम का स्रोत आपको बताने में क्या है तो अग्नाशय है ना। क्या है तो याद रखिएगा अग्नाशय, आग्नाशय, है ना। चलिए आगे बढ़ें। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है आपको बताने। ये प्रश्न तो पाचक एंजाइम नहीं है उससे संबंधित है, लेकिन चलिए हम लोग उसमें देखते हैं कि पाचक एंजाइम कौन कौन से हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पाचक एंजाइम कौन कौन से हैं इसके बारे में सबसे पहले। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पाचक एंजाइम कौन कौन से, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाचक एंजाइम। ठीक है, तो पाचक एंजाइम के बारे में देखिएगा। हाँ देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को जैसे इसमें एक्चुअली पूछा गया उसमें देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, तो आपको याद रखने हैं ऑप्शन के हिसाब से गैस्ट्रीन, है ना। गैस्ट्रीन क्या है तो पाचक एंजाइम नहीं है। उसके बाद जितने भी ऑप्शन है क्या होंगे सब पाचक एंजाइम। तो ट्रिप्सिन के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है क्या है तो ट्रिप्सिन, याद रखिएगा ट्रिप्सिन जो है पाचक एंजाइम है। इसी प्रकार अगला है टाइलिन,
टायलिन के बारे में याद रखना है, क्या है? तो ये पाचक एंजाइम है, ठीक है। टायलिन भी क्या है तो याद रखना है आपको, पाचक एंजाइम है। और इसके बाद है पेप्सिन, ठीक है। ये तीनों चीज़ें क्या है तो याद रखिएगा, पाचक एंजाइम है ना। ट्रिप्सिन, टायलिन और पेप्सिन, ठीक। ट्रिप्सिन, टायलिन और पेप्सिन जो है पाचक एंजाइम। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़िए कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है, यह बताना। आप जो चीज़ खाते हैं, है ना, जिसमें क्या प्रोटीन उपस्थित होता है, तो प्रोटीन का पाचन जो है मानव शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक। तो चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं, या ए यकृत, ऑप्शन बी आपका मुंह, ऑप्शन सी छोटी आंत और ऑप्शन डी अमाशय। तो याद रखिएगा, आप जो खाते हैं जिससे प्रोटीन का स्रोत होता है, ये हमारे शरीर में कहाँ से प्रोटीन जो है पचना कहाँ से चालू होता है, तो अमाशय से, है ना। प्रोटीन का पाचन कहाँ से चालू होता है हमारे शरीर में, तो याद रखिएगा अमाशय से। अगला देखिए, कौन से परिवर्तन में एंजाइम जो है ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। एंजाइम को क्या करना है, ट्रिप्सिन, ठीक है। एंजाइम को क्या करना है, तो ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करना है, ठीक। इसका तो ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का, और ये करता कौन है, चलिए आगे देखते हैं। ए प्रोटीन को पेप्टोन में, ठीक है। देखिए आपका जो प्रश्न है, ठीक, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ट्रिप्सिन को उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए एक देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटीन को पेप्टेन में, ऑप्शन बी प्रोटीन को पेप्टाइड में, ऑप्शन सी प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, और ऑप्शन डी स्टार्च को ग्लूकोज में, ठीक है। स्टार्च को किसमें, तो ग्लूकोज में। तो यहाँ पर याद रखिएगा, प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में, है ना, प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में, ठीक। प्रोटीनों को किसमें, तो याद रखिएगा अमीनो अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में कौन सी संरचना से संलग्न होता है? मानव शरीर में जो कुछ है, ठीक है, ये जो है कौन सी संरचना से संलग्न होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए ऑप्शन की ओर ध्यान दें। ऑप्शन ए है बृहदान, ऑप्शन बी क्षुद्रांग, ऑप्शन सी पित्ताशय और ऑप्शन डी अमाशय। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बृहदान, ठीक है। ऑप्शन ए याद रखिएगा बृहदान, ठीक। तो मानव शरीर का कौन सा पुच्छ है ना, मानव शरीर का पुच्छ जो है किसकी संरचना के साथ संलग्न होती है, तो याद रखिए बृहदान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका जो सही सुलंबित से है ना। अगला प्रश्न आपका किससे है, तो सही सुलंबित से। चलिए उन चीज़ों को मैं एक साइड रखता हूँ, दूसरे साइड पे देखते हैं। सबसे पहले तो टायलिन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, तो टायलिन। टायलिन के बारे में आपको याद रखना है, स्टार्च को पचाता है, ठीक है। टायलिन किसको पचाता है, तो याद रखिएगा स्टार्च को पचाता है टायलिन, है ना। टायलिन के बारे में आपको याद रखना है, स्टार्च को पचाता है। अगला है इसी में पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ा सा पहले बताया था, ये क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है ना। पेप्सिन के बारे में आपको याद रखना है, ये प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। पेप्सिन किसको पचाता है, तो याद रखिएगा प्रोटीन को। इसी में अगला है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इसी में अगला आप देख पाते हैं ऑक्सीटोसिन। इसी में अगला आप देख पाते हैं ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन में याद रखना है मांसपेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है, मांसपेशियों में सिकुड़न, ठीक है, मांसपेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। इसी में अगला है रेनिन, ठीक है। रेनिन क्या करता है, तो याद रखिएगा रक्त में, किसमें, तो रक्त में, है ना, एंजियोटेंसिन, हाँ, है ना, रक्त में देखिएगा आराम से, एनजी, ठीक है, रक्त में एनजी
ओंटे, ठीक है, रक्त में एंजी ओंटे सिनोजेन, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा रेनिन के बारे में कि रक्त में, है ना, इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे आप, रेंजी ओंटे सिनोजेन, है ना, रेंजी ओंटे सिनोजेन, ये क्या है रेंजी ओंटे सिनोजेन, इसको ये क्या करता है, अब इसको एक किसमें बदलता है उसको हम लोग देखते हैं। तो याद रखिएगा ये बदलेगा एनजी, ठीक है, किसमें, तो एनजी ओंटे, एनजी ओंटे सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रेनिन, है ना, रक्त में क्या करता है, यहाँ पे, यहाँ इन चारों को आप देखिए, टाइलिन को, स्टार्च को बचाने का काम करता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को बचाने का काम करता है, ऑक्सीटोसिन जो है जो मृत पेशियाँ होती हैं वो उसको जो सिकुड़न को क्या करता है, प्रेरित करता है। उसी प्रकार रेनिन के बारे में याद रखना है, ये रक्त को एनजी ओंटे सिनोजेन को, ठीक है, एनजी ओंटे सिनोजेन को जो है एनजी ओंटे से, है ना, एनजी ओंटे सेन में परिवर्तित करता है, ठीक, एनजी ओंटे सेन में क्या करता है, तो बदलता है, परिवर्तित करता है, ठीक। तो रेनिन के बारे में याद रखिएगा, रेनिन जो है रक्त में जो एनजी ओंटे सिनोजेन है उसको एनजी ओंटे सेन में परिवर्तित करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। देखिए इसके बाद जो अगला प्रश्न है ये भी आपका, ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है यह भी आपकी जो सही सुलमित है उससे संबंधित है। तो सबसे पहले देखिएगा विटामिन, है ना, सबसे पहले आपको देखना है क्या, तो विटामिन, है ना, विटामिन के बाद अगला जो आपका होता है एंजाइम, ठीक है, एंजाइम के बाद फिर अगला आपका है हार्मोन, ठीक है, क्या है, तो हार्मोन, आपको बताने कि इसमें हार्मोन कौन से हैं। उसी प्रकार प्रोटीन, इसमें प्रोटीन कौन सा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो चलिए अब इनको हम लोग सही मिलान करते हैं। तो विटामिन के बारे में आपको याद रखना है, कौन सा विटामिन है, तो कैरोटीन, विटामिन के बारे में आपको याद रखना है कौन होगा, तो कैरोटीन। अगला इसमें दिया आपका एंजाइम, एंजाइम क्या होता है, तो याद रखिए पेप्सिन जो है एंजाइम है ना, पेप्सिन जो है क्या एंजाइम है। यहाँ पर जो पाचक एंजाइम है याद रखिए, मैंने आपको बताया था पेप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन एक ऐसे एंजाइम है, तो पाचक एंजाइम। इसके बाद है आपका जो है हार्मोन, तो देखिए टेस्टोस्टेरोन, ठीक, टेस्टोस्टेरोन, और साथ ही एक दूसरा हार्मोन इसी में याद रखिएगा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। हार्मोन में आपको दो चीज़ याद रखनी है, एक है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, दूसरा आपको क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद अगला है प्रोटीन, तो प्रोटीन में हम लोगों ने क्या देखा, तो देखिए प्रोटीन और आप लोग ना विटामिन में है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। विटामिन में क्या है, तो केरोटीन, ठीक, विटामिन में क्या है, तो केरोटीन। उसी प्रकार प्रोटीन में क्या है, तो केरेटिन, है ना, प्रोटीन में क्या है, तो याद रखिएगा केरेटिन, ठीक। यहाँ पर आप लोग कुछ चीज़ें देखते हैं जिसमें विटामिन के बारे में आपको याद रखिए कैरोटीन या कीरोटीन, और उसी प्रकार प्रोटीन क्या होता है, कैरोटीन होता है। चलिए अगला बढ़ते हैं, देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है ना, ये किससे मिलता है, खाने से मिलता है आप लोगों को, है ना, सभी को खाने से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का जो अंतिम उत्पाद होता है, मतलब ये जब पच जाता है तो अंतिम उत्पाद हमें क्या प्राप्त होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए है अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी है ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी है आपका ग्लूकोज, ऑप्शन डी है माल्टोज। तो कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या है, याद रखिएगा ग्लूकोज, ठीक है। यही ग्लूकोज का बॉटल आपको चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जब आप, है ना, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या किसी प्रकार की अस्वस्थता कारण जाते हैं तो जो हम पानी का बोतल आपके शरीर को चढ़ाया जाता है कौन सा होता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के रूप में आप क्या चढ़ाता है, जो आप खाना खाते हैं ना, जो खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट बनता है, और कार्बोहाइड्रेट बनने के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक। तो आपको ताकत देने के लिए क्या चढ़ाते हैं हम लोग, ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित कहाँ रहता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। शरीर में यदि ग्लूकोज, है ना, शरीर में यदि जो ग्लूकोज है ये ज़्यादा मात्रा में अधिक है, ठीक है। शरीर में यदि, है ना, आप हॉस्पिटल गए
मान लीजिए किसी ऐसे डॉक्टर के पास गए, ठीक है, जिसको कहते हैं भगवान ही मालिक है, और वो आपको पानी की बोतल चढ़ा रहे हैं और चढ़ाते ही जा रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। साथ ही ग्लूकोज जब अधिक होगा तो ग्लाइकोजन, ठीक है, तो इसके आगे आप लोग देख पाते हैं कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होगा। शरीर में जब ग्लूकोज क्या होता है, ज़्यादा होता है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, ग्लाइकोजन में। और उसके बाद ये कहाँ भंडारित होता है, ये कहाँ रहता है, तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए अमाशय में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी आपका अग्नाशय में, और ऑप्शन डी आपका पित्त में। तो याद रखिएगा आपका उत्तर यकृत में, ये सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यदि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक है तो ग्लाइकोजन में बदल जाता है, और उसके बाद वो कहाँ भंडारित होता है, तो याद रखिएगा यकृत में, है ना। चलिए आगे बढ़ें। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। किस रूप में जमा होती है, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, बी वसा के रूप में, सी प्रोटीन के रूप में, और ऑप्शन डी ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। तो देखिए यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है, तो ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। आपको क्या हुआ यहाँ पे, पहले तो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज की अधिक मात्रा आपके शरीर में पहुंची तो क्या बन गया, ग्लाइकोजन बन गया, और उसके बाद ये कहाँ पर भंडार हो गया, रुक गया, तो याद रखिएगा यकृत। उसके बाद यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जो जमा होता है ना, यकृत और मांसपेशियों को ऊर्जा कहाँ जमा होता है, तो याद रखिएगा ग्लाइकोजन। आगे बढ़ते हैं। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने में लीवर में क्या प्रभाव पड़ता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। मान लीजिए आप 10 दिन से ज़्यादा दिन तक, है ना, 10 दिनों से अधिक दिन तक भूखे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप किसी प्यार में पड़ गए हैं और उसके बाद, है ना, आपको खाना पीना आप बेसुध तरीके से जी रहे हैं, खाने पीने का ठीक ठिकाना नहीं है, ठीक है, क्या खाना है क्या नहीं पीना है, ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं चल रहा है, बस, है ना, गम में खोए हुए हैं, ठीक है, और दिन रात यही सपने देख रहे हैं, हे भगवान उठा ले करके। इस कंडीशन में आप 10 दिन से अधिक दिन तक बिना खाए पिए रहते हैं, है ना, तो आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विशेषकर देखिएगा यहाँ जो है प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो लीवर पर, ठीक है। तो लीवर में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन ए है लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है, ठीक है, लीवर में जो ग्लूकोज होता है इसका स्तर कम हो जाता है। ऑप्शन बी लीवर में ग्लूकोज का स्तर अधिक हो जाता है। ऑप्शन सी लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स घटने लगते हैं, और ऑप्शन डी लीवर में ट्राइग्लिसराइड बनने लगते हैं। तो याद रखिएगा लीवर में क्या होता है, आप अगर 10 दिन से अधिक तक खाना नहीं खाएंगे तो ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज की मात्रा जो है कम होने लगती है, क्या होने लगती है, तो कम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, ठीक है। अगर पित्ताशय में, ठीक है, पत्थर बना हुआ है, पत्थर जी, पत्थर कहने का मतलब स्टोन, है ना, जो स्टोन की बीमारी नहीं होती है, पत्थर की बीमारी, उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो देखिए पित्ताशय में उपस्थित जो पत्थर निम्नलिखित में से किसके पाचन को प्रभावित करता है। अगर पित्ताशय में पत्थर बना हुआ है, स्टोन बना हुआ है, तो किसके पाचन को प्रभावित करेगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए ऑप्शन ए है वसा का, ऑप्शन बी है प्रोटीन का, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट का, और ऑप्शन डी है न्यूक्लिक अम्ल का। तो याद रखिएगा ये होगा वसा का। वसा के पाचन को ये क्या करता है, प्रभावित करेगा, यदि जो है पित्ताशय में स्टोन बना हुआ है। आगे देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, आपको बताना है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है आपको बताने हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, जो ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी औडु ग्रंथि, ऑप्शन डी अमाशय,
तो याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा यकृत। अगला प्रश्न देखिए, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, ये आपको बताना है ना। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए यकृत में, बी तिली में, सी पित्ताशय की थैली में और डी पेंक्रियाज में। तो याद रखिएगा शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा यकृत। ठीक है, शरीर का जो यकृत अंग है यही पित्त का क्या होता है, निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़े और आपका आने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए चलिए जो अन्य प्रश्न है उसके बारे में हम लोग थोड़ी बार में डिस्कस करेंगे। पहले इतनी चीज़ों को हम लोग और अच्छे से देखते हैं और इसके बाद जब हम लोग विटामिन और पोषण और पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग आने वाली चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए पोषण में आप लोगों को हमारा जो आज का दो टॉपिक था जीव विज्ञान का, है ना, ये आपके पोषण के टॉपिक से संबंधित था। ठीक, तो देखिए इसमें हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा है, जिसमें आपका जो सबसे पहले का जो प्रश्न है देखिएगा कि मानव शरीर का जो पाचन है यो अधिकांश किस भाग में होता है, तो छोटी है। बहुत सारे पेपर में प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, अगला देखिएगा कड़वाहट के लिए जीभ का जो संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है, याद रखिएगा जीभ का पिछला भाग। साथ ही जीभ का अगला भाग किसके बारे में बताता है, और जीभ का जो है ना लेफ्ट साइड और राइट साइड का भाग किस चीज़ का स्वाद बताता है। ये सारी चीज़ें हम लोग थ्योरी वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप हमारे क्लास ज्वाइन करें, है ना, ऑफलाइन आइए, एडमिशन लीजिए और पढ़िए। ठीक है, उसके बाद अगला है कि मनुष्य मुंह का गुहा जो है, ठीक, मनुष्य मुंह गुहा पाचन प्रारंभ करता है किसका, तो याद रखिएगा मुंह गुहा में पाचन किसका प्रारंभ होता है, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट। उसी प्रकार लार जो है किसके पाचन में सहयोग करता है, तो याद रखिएगा स्टार्च है। किसके, तो स्टार्च। ठीक है, स्टार्च को जल अपघटन से, है ना, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज एंजाइम में बदलता है। और कौन बदलता है, तो याद रखिएगा एमाइलेज, है ना, कौन बदलता है, तो याद रखिएगा एमाइलेज। उसी प्रकार जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, इसका स्त्राव कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा अमाशय में। ठीक, अगला देखिएगा एंजाइम क्या है, तो याद रखिएगा एंजाइम जो बायो उत्प्रेरक है, साथ ही प्रोटीन है ना। और जैविक सिस्टम में आपको याद रखने की रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज कौन सा करता है, तो याद रखिएगा यही जो एंजाइम है ये हमारे शरीर की रासायनिक क्रिया को क्या करते हैं, तेज करते हैं। अगला देखिए ग्लूकोज जो है एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए किसको प्रेरित, ठीक है, ग्लूकोज जो है एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित करता है कौन, तो याद रखिएगा जाइमेज, है ना। यकृत क्या उत्पन्न करता है, तो याद रखिएगा यूरिया, है ना। यकृत जो है क्या उत्पन्न करता है, तो आपको याद रखना है यूरिया का। उसी प्रकार अगला है कि लापेज एंजाइम का स्रोत क्या, तो याद रखिएगा अग्नाशय, है ना। जो लापेज एंजाइम है इसका स्रोत क्या है, याद रखना है अग्नाशय। अगला देखिए पाचक एंजाइम कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है ट्रिप्सिन, टायलिन और पेप्सिन। ठीक है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा अमाशय में, है ना। अगला है कि एंजाइम जो है ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो याद रखिएगा प्रोटीनों का अमीनो होगा। ठीक, अगला देखिए मानव शरीर का कुछ संरचना संलग्न होता है किसमें, तो वह ध्यान। अगला देखिए टाइलिन, टाइलिन जो है क्या करता है, स्टार्च को बचाता है। पेप्सिन के बारे में याद रखना है क्या होता है, प्रोटीन को बचाता है। ऑक्सीटोसिन के बारे में याद रखना है कि मसृण पेशियों को सिकुड़न के लिए प्रेरित करता है। अगला देखिए जो रेनिन है ये रक्त में एंजियोटेंसिन को, है ना, एंजियोटेंसिन में क्या करता है, परिवर्तित करता है। अगला इसी में हम लोग देखते हैं कि विटामिन क्या है, तो जो कैरोटीन हो क्या होता है, विटामिन होता है। एंजाइम के बारे में याद रखने कौन है, तो पेप्सिन एंजाइम है। हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ये क्या होता है, हार्मोन होता है। और प्रोटीन के बारे में याद रखिएगा केराटिन जो है क्या है, तो प्रोटीन है। ठीक है, इसी में देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये अंतिम उत्पाद क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो याद रखिएगा ग्लूकोज। ठीक, आगे देखिए जो शरीर की ग्लूकोज को अधिक, है ना, जैसे शरीर में अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक है तो किसमें परिवर्तित होता है, ग्लाइकोजन में। और ये कहाँ रुकता है, इसका भंडार कहाँ होता है, इसका घर कहाँ होता है, तो याद रखिएगा यकृत। यकृत में मांसपेशियों को ऊर्जा का, है ना, जमा होना क्या कहाँ होता है, तो ग्लाइकोजन। ठीक है, अगला देखिए 10 दिन से अधिक तक भूखे जो व्यक्ति होते हैं उसके लिवर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखिएगा लिवर में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है। अगला देखिए जो पित्ताशय जो है पत्थर में, पित्ताशय में यदि पत्थर है तो कौन से अंग का जो है पाचन को प्रभावित करता है, तो याद रखिएगा वसा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा यकृत।
और शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, याद रखिएगा। चलिए, ये जो है आपके क्वेश्चन वाले है ना, जो टॉपिक है इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप बार बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। यहाँ से आपको आने वाले पेपर में जहाँ सामान्य विज्ञान पूछा जाता है जरूर प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का क्लास में यहीं तक रखता हूँ। इसके बाद हम लोग विटामिन जो आपके आने वाले टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे।